ये भी रियलिटी है कि सर जिनको 10 12 15 साल भी जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको नॉलेज इतनी है कि एक एमटेक का जो लड़का है उससे भी ज़्यादा उनको नॉलेज है, लेकिन फिर भी सर उनको साइट इंजीनियर रहना पड़ता है। एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर साइट पर सबसे ज़्यादा काम करता है, प्रेशर भी सबसे ज़्यादा वही झेलता है, लेकिन ग्रोथ भी उसी की सबसे ज़्यादा स्लो होती है। क्या एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है? क्या वो अपने करियर में ग्रोथ पा सकता है? और कैसे एक अच्छी खासी इनकम वो जनरेट कर सकता है अपने करियर में? आज इसी बारे में हम बात करेंगे अमित कटारिया सर से। तो स्वागत है सर सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू कुलदीप जी। सर हम ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ों की हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो होती है, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं जो साइट पर काम करते हैं, साइट पर 14-15 घंटे भी काम उनको करना पड़ता है। यहाँ तक कि कितनी बार उन्होंने पूरे डे में काम किया, उसके बाद रात को भी पूरा काम उनको साइट पर करना पड़ता है, लेकिन सर उनकी कोई बात नहीं करता, ना उनके करियर की, ना उनको उतनी अच्छी सैलरी मिल पाती है। अगर हम रियलिटी की भी बात करें तो सर जो साइट पर जो लेबर मिस्त्री होते हैं ना सर, वो उनसे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। जो रियलिटी है सर, इस ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सर क्या कहोगे आप इस बारे में? देखो कुलदीप जी, अगर आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है ना, तो आपको इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि एक सिविल इंजीनियर या एक इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे लोअर कैटेगरी में क्या आता है? सबसे लोअर कैटेगरी में आता है डिप्लोमा, उसके बाद आती है बीटेक और सबसे लास्ट में आती है एमटेक। तो अगर आप क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सबसे लोअर साइड पे एक डिप्लोमा वाला बच्चा होता है। तो मतलब क्वालिफिकेशन ने ही उसको एक तरीके से उसको अलग कर दिया है कि उसको पहले ही बोल दिया कि भाई तू सबसे लोअर कैटेगरी के अंदर है। तो यहीं से ही सबसे प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डिप्लोमा एक सबसे लोअर साइड क्वालिफिकेशन है आपके इंजीनियर बनने के लिए। तो जब आप लोअर साइड पहले ही खड़े हो तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप करियर के अंदर जो है वो आगे जा सकते हो? तो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपनी क्वालिफिकेशन को ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। वरना वो डिप्लोमा वाला जो टैग है ना, वो आपका पीछा पूरी जिंदगी छोड़ने वाला नहीं है। आप पूरी जिंदगी उस टैग को लेके घूमते रहोगे और आपकी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो डिप्लोमा ही बनने वाला है। और ये भी रियलिटी कि सर जिनको 10 12 15 साल भी जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको नॉलेज इतनी है कि एक एमटेक का जो लड़का है उससे भी ज़्यादा उनको नॉलेज है, लेकिन फिर भी सर उनको साइट इंजीनियर रहना पड़ता है। देखो, इसमें भी एक चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ज़्यादातर डिप्लोमा कौन लोग करते हैं, आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि डिप्लोमा एक्चुअल में करता कौन है। डिप्लोमा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होती है? 10th पास, ठीक है। सो अगर आप एक एज के फैक्टर से देखें तो एक 10th का बच्चा कितना होता है? 15 16 16 16 या 17 साल मैक्सिमम हम एज मान के चल सकते हैं। तो एक 16 साल का बच्चा डिप्लोमा में एडमिशन ले लेता है, 3 साल का वो डिप्लोमा करता है, तो वो ठीक से 20 साल भी उसकी एज नहीं होती है और वो जाके जो है अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेता है। सबसे पहला तो फैक्टर यहीं आ जाता है, क्योंकि वो अभी प्रॉपरली मेच्योर ही नहीं हुआ है और इस स्टेज में उसको जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे वो चला गया है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो वैसे ही बच्चा सा दिखता है, साइट पे जाता है तो वैसे ही उसके साथ प्रॉब्लम होती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, आप कभी भी उठा के देखना डिप्लोमा वाला बच्चा कौन होगा। डिप्लोमा वाला बच्चा वो होगा जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक होगा या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास की तरफ जाएगा आदमी, वो सीधे बीटेक की तरफ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इन बच्चों का जो है थोड़ा वीक होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक तो एज फैक्टर सबसे बड़ा हो गया, दूसरा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उसी तरीके का हो गया, तीसरा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उसी तरीके की होगी। तो डिप्लोमा वाले बच्चे का ना एक माइंड सेट जो होता है ना, जिसकी हम बात करते हैं कि एक माइंड सेट, वो माइंड सेट उनका उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना वहाँ पे एक ग्रो करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी सर है तो इंजीनियर ही ना। एक उन्होंने एक बीटेक की बात करें तो 4 साल की होती है, डिप्लोमा 3 साल का है, लेकिन सर है तो इंजीनियर ही ना, वो डिप्लोमा होल्डर है। लेकिन फिर भी बात करें तो सर वो रिस्पेक्ट भी उनको उस तरीके से नहीं मिल पाती है साइट पर, ये भी रियलिटी है। उसका मैंने सबसे बड़ा कारण आपको बता दिया ना कि
फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड से ज़्यादातर डिप्लोमा वाले बच्चे बिलोंग करते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान देना, मतलब जैसे कि दो इंजीनियर का मैं एग्जांपल लूँगा, एक इंजीनियर है जो पैदल साइट पे आ रहा है और एक इंजीनियर जो है गाड़ी से साइट पे आ रहा है। तो जो गाड़ी से साइट पे आ रहा है ना, अगर उसके पास में नॉलेज भी नहीं है ना, उसकी ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट जो है वो साइट के ऊपर बढ़ जाएगी। और जो बेचारा पैदल आ रहा है ना, उसकी रेस्पेक्ट वैसे ही ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब आदमी या उस तरीके की चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का काफ़ी बड़ा फैक्टर जो है वो पड़ता है। लेकिन सर एक दूसरी साइड भी हम देख के चलें तो काफ़ी डिप्लोमा जो होल्डर हैं, मेरी बात भी हुई है काफ़ी लोगों से ऐसे, तो सर वो 5-6 साल तो वो स्ट्रगल करते हैं, साइट पर काम कर रहे हैं सर। वो थोड़ा सा एक नया नया जोश भी होता है कि चलो हम इंजीनियर हैं, एक सैलरी स्टार्टिंग में चलो उनको कम मिलती है, लेकिन 5 से 6 साल बाद वो सर वो फील्ड ही छोड़ देते हैं कि यार हमें इस फील्ड में रहना ही नहीं है। ये भी सर बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, जब आदमी कुछ सपने लेके किसी फील्ड के अंदर जाता है और उसके वो सपने जो है वो पूरे नहीं होते और उसको सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिखाई देती है और फ्यूचर उसको कुछ दिखता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं इंसान जो है ना इस तरह के डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। अब वो करेगा क्या बेचारा? अगर 4-5 साल 10 साल आपने किसी फील्ड को दिए और वहाँ पे आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, आपकी शादी होगी एक टाइम, भाई अभी आप अर्ली स्टेज में हो, आपके अपने खुद के खर्चे हैं, आपकी शादी होगी, आपको रेंट, अभी आप एक कमरे में रह सकते हो, साइट पे कमरा लेकर वहीं पे रह सकते हो। जब आपकी फैमिली हो जाएगी आपको एक घर लेना पड़ेगा, आपके बच्चे होंगे, और उस स्टेज में भी अगर आपको 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी तो फिर कैसे जो है आप ग्रो कर पाओगे? तो कहीं ना कहीं फिर आदमी क्या करता है ना, धीरे धीरे जो है वो होता है ना कि इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, उसे लगने लगता है कि यार जब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ से निकल लेना ही बेहतर है। तो इसलिए फिर वो इस तरह के डिसीजन लेता है कि यार चलो जब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो सर, ये तो हमने रीज़न समझ लिया कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्यों उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती, क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, क्यों ग्रोथ नहीं मिल रही है। लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो एक फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर होता है, कि वो साइट पर आया, अब वो फ्रेशर है, तो वो क्या मिस्टेक करता है और क्या नहीं उसको करनी चाहिए? देखो, अगर आप एक फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर हो, आप जस्ट अभी आपने अपना डिप्लोमा जो है वो पास आउट किया है, तो सबसे पहला काम अगर आपको करना है ना, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आप जो है 3-4 साल और वेट कर सकते हैं, तो आप चुपचाप जाओ, जाके किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप जो है बीटेक के अंदर एडमिशन ले लो, चुपचाप आंख बंद करके। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन मत लो, आप जाके किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप 3-4 साल वेट कर सकते हो, जाके बीटेक में एडमिशन ले लो चुपचाप। लेटरल एंट्री आपकी होएगी, आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन मिलेगा, तो 3 साल की ही बीटेक आपको करनी है, 4 साल की बीटेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, जाके चुपचाप जो है वो एडमिशन ले लो। ठीक है सर, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है वो तो चलो कर लेगा, ये स्टेप उठा लेगा, लेकिन जिनकी नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरीके से किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले और अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करे, उनके लिए क्या कहोगे सर? उनके लिए भी रास्ता है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता है मार्केट के अंदर। अब मान लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप जो है ना रिस्क नहीं ले सकते हो कि भाई आपकी मजबूरी है कि आपको जॉब करनी ही करनी है, तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है कि आप सबसे पहले जॉब पकड़ो। जॉब पकड़ते के साथ ही आप कुछ टाइम वेट करो, मतलब एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर आप वेट करो। 1 ईयर वेट करने से क्या होगा ना कि आपके पास में थोड़ा थोड़ा पैसा अपना सेव करना स्टार्ट करो। 2-4 हज़ार 5 हज़ार भी सेव करोगे, मान लो आपको 15 हज़ार सैलरी भी मिल रही है, तो उसमें से आप जो है 3-4 हज़ार रुपये भी, अगर 5 हज़ार रुपये भी आप निकाल ले रहे हो, और भी कम, अगर आप कम और भी कुछ नहीं तो कम 2 हज़ार रुपये आप अगर बचा ले रहे हो, तो भी आप पूरे साल में जो है 25-30 हज़ार रुपये बचा लोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है, आपको लेना है बीटेक के अंदर एडमिशन, और ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आपको लेना है जो आपको जिस जहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप जाके वहाँ पे क्लासेस करो, क्योंकि आज के टाइम पे खासकर कोविड के बाद में जो है गाइडलाइंस थोड़ी चेंज हुई हैं, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप जहाँ हो वहीं से रह के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। उनका सिस्टम क्या होता है कि आप उनके ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, वहाँ पे आप क्लास उनकी अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा उनके एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं अलग अलग, हर लोकेशंस पे उन्होंने अपने एग्ज़ाम सेंटर बनाए हुए होते हैं। आप जाके उन एग्ज़ाम सेंटर्स पे एग्ज़ाम दे लो, और आपके उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, देन आपको डिग्री जो है कंप्लीट होने के बाद आपकी डिग्री मिल जाएगी। ये भी नहीं है कि भाई मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जो है किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है। मान लो किसी ने हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, दिल्ली में किसी ने एडमिशन ले लिया, और वो महाराष्ट्र में अगर मान लो जॉब कर रहा है, अब उसको एग्ज़ाम देने के लिए उसको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो महाराष्ट्र में ही
उसी के नियर बाई किसी ना किसी सिटी के अंदर उसको 100% उस यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहाँ पे आप जाओ, एग्ज़ाम दो, उसके बाद में फिर जो है यूनिवर्सिटी तक आपकी कॉपी चली जाएंगी एग्ज़ाम सेंटर के थ्रू, यूनिवर्सिटी आपका जो है रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर देगी। तो ये सबसे वेल एंड प्रूफ तरीका है आज के टाइम पे कि आप जाओ, एडमिशन लो, 3 साल में आपकी जॉब भी चलती रहेगी और आपका डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो 3 साल आपको एक्सपीरियंस गेन किया, प्लस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो आप उस फ्रेशर बीटेक वाले से कई स्टेप पहले ही आगे खड़े हो जो उस टाइम पे मार्केट में बाहर निकलेगा। तो आपके पास में एक्सपीरियंस प्लस डिग्री दोनों आपके पास चीज़ है, प्लस डुअल क्वालिफिकेशन हो गए, आपके पास डिप्लोमा है टेक्निकल और उसके अलावा आपके पास बीटेक भी है, तो ये फ़ायदा है। और साथ ही जो फी आप रेगुलर करोगे तो उससे हाफ प्राइस में, लमसम हाफ प्राइस में तो हो जाएगी उनकी भी। हाँ, इसमें एक और ये भी बेनिफिट होता है, आपने अच्छी बात बताई। इसमें क्या होता है कि जो कॉलेज की जो फीस होती है ना, इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, उनकी रेगुलर कॉलेज से फीस जो है 30-40% जो है ना कम ही होते हैं। तो मान लो अगर कोई रेगुलर कॉलेज 1 लाख रुपए फीस ले रहा है, तो आप मान के चल सकते हो कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आपको 50-60 हज़ार रुपये में आपका काम जो है वो चल जाएगा, क्योंकि आपको कोई फिजिकल क्लास नहीं लेनी है। तो यूनिवर्सिटी का क्या है कि कोई फिजिकल चीज़ों में उसका पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज़ में थोड़ी रियाल मतलब छूट दे देता है कि बच्चे को जो है जो रेगुलर फीस वो पे कर रहा है उसके कंपेरिजन में 30-40% जो है वो छूट दे दे। तो ये एक बेनिफिट है, आपका कम प्राइस के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी। सर जैसे कि आपने बताया इस तरीके से हम अपनी एक ग्रेजुएशन जो है बीटेक हम कर सकते हैं, लेकिन सर ज़्यादातर फ्रॉड भी चलते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी भी तो हैं जो फ्रॉड करती हैं, फेक हो, उसके बारे में क्या कहोगे सर? देखो आज के टाइम पे कोई भी यूनिवर्सिटी फेक है या नहीं है, कोई कॉलेज फेक है या फिर जेन्युइन है, इसका बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो, तो यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है। आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्ड वेबसाइट मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको उन्होंने एफिलेट किया हुआ है, उनकी प्रॉपर लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अलग, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की अलग, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अलग लिस्ट मिलेगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अलग लिस्ट मिलेगी। आप जाके वहाँ पे चेक करो कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी का उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो है नाम है या नहीं है। अगर वहाँ पे उसका नाम है तो 100% फिर वो वैलिड है, आप आंख बंद करके उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि फेक तो नहीं है। तो ये जो यूजीसी है हर साल फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी जारी करता है, मतलब उसमें वैलिड यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट रहती है और फेक यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट रहती है। तो आप जाके फेक वाले ऑप्शन पे जाओ, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि कहीं वहाँ पे तो नाम नहीं है यूनिवर्सिटी का, तो आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप जाओ, चेक करो। और आज के टाइम पे एआई का ज़माना है, आपको वेबसाइट का समझ में नहीं आ रहा कि आपको वेबसाइट पे कैसे, तो आप सिंपल जाओ चैट जीपीटी पे यूनिवर्सिटी का नाम डालो, वो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री खोल के दे देगा उस यूनिवर्सिटी की, कब ये रजिस्टर्ड हुई है, कैसे क्या क्या कोर्सेज कराती है, इसका इंटरनेट पे फीडबैक कैसा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप जिस भी काउंसलर के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, कोशिश करो डायरेक्ट एडमिशन ना लेके किसी काउंसलर के थ्रू आप जो है एडमिशन लो। तो आप जिस भी काउंसलर के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो कोशिश करो ऐसे काउंसलर से कि जिसको आप जानते हो, जिसको आप थोड़े लंबे टाइम से आप फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे काउंसलर के थ्रू अगर आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि मान लो किसी अनजान आदमी से आपने काउंसलिंग, किसी अनजान एडमिशन काउंसलर के थ्रू आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर किसी जानकार से आपने लिया तो फिर आप मतलब आपके चांसेस लो हो जाते हैं आपके फ्रॉड होने के। सर इसी पॉइंट में मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे कि मैंने काफ़ी केसेस ऐसे सुने हैं कि आज मैंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाके, आज तो वो अप्रूव्ड है, अब मैं सेकेंड ईयर या लास्ट अपने फाइनल ईयर में हूँ, उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है। अब इस केस में क्या होगा सर, जो हमने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो हमारे साथ सर क्या हो सकता है? देखो इस चीज़ को लेकर ना यूजीसी की बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है। ऐसा हो सकता है, मतलब मैं ये चीज़ मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, हो सकता है कि 2 साल 3 साल बाद या जब आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली उस टाइम पे यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसे केस होते हैं कि कोई नई यूनिवर्सिटी है, वो लोग नहीं उसको प्रॉपर रन कर पाए या कोई ऐसा डिस्प्यूट उनके बीच में हो गया तो उनको प्रॉपर जो है उसको बंद करना पड़ा। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि इस तरह की सिचुएशन आती है। तो यूजीसी की गाइडलाइंस क्या कहती है कि अगर आपने जिस टाइम आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, अगर उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी वैलिड थी, मतलब उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड थी,
तो फिर ये यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट कराए। अगर वो बंद भी हो रही है तो आपको डिग्री फाइनल जो है वो आपकी करा के देगी। या फिर मान लीजिए उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही शट डाउन कर दिया कि वो आगे अब कंटिन्यू ही नहीं कर रही है, तो इस केस में वो लोग क्या करते हैं कि अपने एडमिशन्स को दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफर जो है वो करवा देते हैं। तो वहाँ पे भी आपको जो है ये यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होता है कि आप अब आपका एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में था, मान लो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ पे कंप्लीट किया, तो फाइनल डिग्री आपको दूसरी यूनिवर्सिटी से जो है वो मिलेगी। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपके साथ यूनिवर्सिटी अगर बंद हो गई तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने प्रॉपर ये गाइडलाइन दी हुई है कि अगर यूनिवर्सिटी एट द टाइम एडमिशन अगर वैलिड थी तो आपको जो है एडमिशन जो है मतलब आपकी डिग्री प्रॉपर उसके अंदर कंप्लीट होगी, डिग्री मिलेगी सर उन्हें, मतलब कि उनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि अब यूनिवर्सिटी बंद तो आपकी डिग्री भी कैंसिल, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें एक केस और होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो कभी भी ऐसे एकदम से शट डाउन नहीं करती हैं। कुछ ऐसे रेयर सिचुएशन ही होगी तो फिर ही यूनिवर्सिटी जो है एकदम से शट डाउन करेगी। यूनिवर्सिटी क्या करती है कि मान लो जैसे उन्हें पता चल गया कि भाई हम ऑपरेशनल नहीं हो पा रहे हैं या फिर हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, हम आगे नहीं चल पा रहे हैं, तो वे लोग क्या करते हैं कि नए एडमिशन लेना बंद कर देते हैं। तो मान लो जैसे 3 साल का एक पीरियड लेके चलते हैं कि फर्स्ट ईयर चला, सेकंड ईयर चला, अब लास्ट ईयर है, तो यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि भाई हम अब नहीं चला पाएंगे यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि उस साल से जो नए एडमिशन होने थे उनको लेना बंद कर देगी, और जो बच्चे थे जिनका उस साल डिग्री कंप्लीट होने वाली है उनकी वो जो है डिग्री कंप्लीट कराएगी। उसके बाद जो है वो शट डाउन करेगी, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस होती है, इन पे पेनल्टी वगैरह डायरेक्टर्स पर, वो सारे बहुत सारे लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बचने के लिए, बाईपास करने के लिए भी वो क्या करती है कि नए एडमिशन लेना बंद कर देती है, पुराने वाले जो कोर्सेज हैं उनको जो है वो कंप्लीट कराती है। मतलब कि सर ओवरऑल हम बात करें तो स्टूडेंट्स की डिग्री पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो एकदम सेफ रहेंगे हर तरीके से। ये तो आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा ना, कई बार गवर्नमेंट आप देखो किसी पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल को बंद कर देती है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी न्यूज आपने सुनी होगी, कोई प्राइवेट कॉलेज के साथ कुछ लफड़ा हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, तो फिर क्या होता है, बच्चे शिफ्ट किए जाते हैं कि भाई अभी पर्टिकुलर इस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, फिर उनको शिफ्ट करके जो है किसी दूसरे कॉलेज में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये जेन्युइन सिस्टम है, मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप किसी दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे तो वहाँ जीरो से आपका स्टार्टिंग होगी, नहीं, जहाँ से आपने वहाँ से छोड़ा है वहीं से आगे से ही आपका स्टार्ट होगा। लेकिन ये ना बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मतलब एक तरीके से अब इमेजिनेशन तो दिमाग में कुछ ही बना लो कि भाई कल को परमाणु बम फट गया, कल को भूकंप आ गया, कल को धरती खत्म होगी, तो ये तो इमेजिनेशंस तो आप कुछ भी बना लो, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मतलब इस तरह की सिचुएशन आती है। 100 में से कोई 1 या 2 हो गए तो हो गए, वरना तो नहीं होंगे। हाँ, मतलब इसी तरह की सिचुएशन आती है, वरना इतनी कोई होता नहीं है कि एकदम से कोई यूनिवर्सिटी जो आज खुले और वो 4 दिन मतलब 2 महीने 6 महीने बाद ही वो भाग जाए। हमेशा बैच कंप्लीट करा के ही वो जाएगी, और नहीं भी बैच कंप्लीट हुआ तो अदर यूनिवर्सिटी में आपका ट्रांसफ़र वो करके जाएगी, तो आपकी वो मतलब एक तरीके से चीज़ें वैलिड करके जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको बीच मझधार में आपको छोड़ के जाएगी। सर ये तो हमें समझ आया कि एक जो डिप्लोमा होल्डर होता है, अगर उसको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसको आगे डिग्री लेनी पड़ेगी। तो सर आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। देखो, हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज बच्चों को कराते हैं जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हम किसी को डिग्री या डिप्लोमा इशू नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हम कोई कॉलेज नहीं है, हम सिर्फ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को डिग्री चाहिए, उन्हें अपने करियर के अंदर ग्रोथ करना है, तो हमने जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप किया हुआ है, और कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कुछ पुरानी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके साथ में हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है हम बच्चों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप हमारे थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन ले सकते हैं। एग्ज़ाम से लेके और जो भी आपका डिग्री और वो सारा प्रोसेस रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, सब कुछ वो हमारी जो टीम है वो हैंडल करेगी। हमने आप खुद से आइडेंटिफाई करना किसी यूनिवर्सिटी को, वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रॉपर यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन करते हैं, प्रॉपर फिजिकली विजिट भी करते हैं उनके कैंपस के अंदर जाके। तो हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे थ्रू किसी बच्चे के साथ कोई फ्रॉड हो, तो हमने वो सारी चीज़ें प्रोसेस करके ही प्रॉपर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप किया हुआ है, तो हमारे थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हो। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी हाई है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी लो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नई हैं जो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुई हैं,
कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पिछले 30-40 साल से जो है रन कर रही हैं। जो भी यूनिवर्सिटी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठेगी, मान लो किसी बच्चे का क्राइटेरिया है कि सर मैं ज़्यादा फीस नहीं दे सकता हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। कुछ बच्चों का ये होता है कि सर नहीं, मैं फ़ीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराइए। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ के अगर आपको डिप्लोमा से बीटेक करनी है तो आप जो है बड़े आसानी से जो है आप कर सकते हैं, मतलब हमारे थ्रू अगर आप करना चाहें तो। ठीक है सर, तो इसमें क्या मतलब स्टूडेंट को क्या फ़ी पे करनी पड़ेगी, मतलब कम से कम कितनी हो सकती है, और ज़्यादा वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जाए तो उसकी कितनी फ़ीस हो सकती है? देखो, फीस जो है ना वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अगर आप सबसे लोअर फीस अगर आप मान के चलो तो लगभग 50,000 रुपये पर ईयर की सबसे लोअर फीस है जो हमारे साथ में यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप है। और सबसे जो हाईएस्ट है वो 2 लाख से प्लस भी जो है फीस है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग है। आप ये मान के चलो मोटा मोटी अगर आपको एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपको लेना है तो 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का पर ईयर का आपका जो है वो पड़ेगा। इसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे एग्ज़ाम फीस वगैरह वो लोग लेते हैं या कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए, तो 5-10 हज़ार रुपये का आप मोटा मोटी और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा इसके अंदर जो है आप मान के चल सकते हो। तो आपका जो भी बजट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि हमने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया हुआ है, तो उसका फ़ायदा यही है कि आपकी रिक्वायरमेंट जिस यूनिवर्सिटी के साथ में फिट बैठ रही है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके आप एडमिशन अपना जो है वो ले सकते हैं। तो सर थोड़ा सा एक डाउट और है मेरा इसमें, तो कुछ ये जैसे जो कम फ़ी ले रहे हैं और जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत बताओगे इस बारे में? देखो, जो यूनिवर्सिटी पुरानी है, प्रॉपर इस्टेब्लिश हो चुकी है, 10 साल 15 साल से काम कर रही है, कई बैच जो है वो अपने कंप्लीट कर चुकी है, वो यूनिवर्सिटी आपसे मान के चलो कि मोटा पैसा लेगी, मतलब उसकी फ़ीस आपको लाख रुपए से ऊपर ही देखने के लिए मिलेगी। जो यूनिवर्सिटी अभी जस्ट इस्टेब्लिश हुई है, 2-3 साल उसको हुए हैं, अभी उसके रनिंग बैच है या कोई बैच उसका फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो यूनिवर्सिटी आपसे 50-60 हज़ार रुपये चार्ज लेगी, मतलब वो कम में काम कर लेगी। जो पुरानी है वो ज़्यादा लेगी। तो सीधा सीधा नियम है कि जो पुरानी चल रही है जिसका नाम है वो आपसे फीस ज़्यादा लेगी। जो अभी स्टार्ट हुई है वो अपना बेस बना रही है, तो वो उसको कम एडमिशन, मतलब उसको ज़्यादा एडमिशन चाहिए कम फीस में, तो वो कम फीस जो है वो चार्ज कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि कम या फिर ज़्यादा का। देखो, अगर आप ज़्यादा वाले पे जा रहे हो उसकी डिग्री की भी वही वैल्यू है, और अगर आप कम वाले पे जा रहे हो उसकी डिग्री की भी वही वैल्यू है, क्योंकि पुराने वाली भी यूजीसी से अप्रूव्ड है, नए वाली भी यूजीसी से अप्रूव्ड है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है कि मतलब कि कोई अलग डिफरेंस हो जाएगा कि वहाँ जाके कुछ आपको स्पेशल मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात हो रही है डिग्री की। तो डिग्री आपको वहाँ से भी यूजीसी से मिलनी है और यहाँ से भी यूजीसी के थ्रू मिलनी है, तो इसलिए तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपका। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, दोनों डिग्री आपकी, मतलब ये जो डिग्री आपकी मिलेगी गवर्नमेंट में भी वैलिड है, मतलब ये कोई फर्जी डिग्री नहीं है, मतलब ये जेन्युइन डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री। जैसे हमने डिप्लोमा किया, हम बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, वही सेम डिग्री आपको ये मिलेगी। तो सर इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओगे, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं वो? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आप डायरेक्ट हमारी टीम से कॉल करो, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी जो है वो सजेस्ट कर दी जाएंगी। आप जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे उस यूनिवर्सिटी के जो क्राइटेरिया रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी वो डॉक्यूमेंट आप दो। उसके अलावा जो फीस है वो फीस सबमिट करो। आपका जो है वहाँ पे एडमिशन फॉर्म पहले भरा जाएगा, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे आप फीस पे करोगे। फीस पे करने के भी दो तरीके हैं कि या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हो, या आप हमारे थ्रू पे करना चाहो आप हमारे थ्रू भी पे कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। इसके अलावा जनरली जो फीस होती है वो सेमेस्टर वाइज यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। तो मान लो अगर आपकी 1 लाख रुपए फीस है तो 50-50 हज़ार रुपये आपकी सेमेस्टर वाइज फीस हो गई। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज लेती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है कि जो थ्रू आउट द मतलब कंप्लीट फीस लेती है कि नहीं भाई हमें तो एक बार के में कंप्लीट फीस ले लो। तो इस तरह का जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इस तरह का प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर हम एक बार यूनिवर्सिटी में फिजिकल विजिट करना चाहते हैं। होता है ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि नहीं सर ठीक है आपने यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दी अच्छी बात है, लेकिन हम एक बार जाके देखना चाहते हैं। माइंड में एक डाउट रहता है कि नहीं मैं विजिट करूंगा जब भी मैं आगे प्रोसेस करूंगा। हाँ,
तो हम आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल दे देंगे, आप उस यूनिवर्सिटी की फिजिकल जो वेबसाइट है उस पर सब एड्रेस वगैरह मेंशन रहता है, आप जाओ वहाँ पे फिजिकल लोकेशन पे आप जाके विजिट करो, साइट यूनिवर्सिटी देखो, क्योंकि यहाँ कोई फर्जीवाड़ा तो चल नहीं रहा है कि भाई कोई ऐसी हम चीज़ सजेस्ट कर देंगे जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो हम तो जो अप्रूव्ड है, जो फिजिकली प्रेजेंस है, उसी की डिटेल आपको देंगे, तो आप जाके फिजिकली चेक करो, उसमें हमें कोई वो आपत्ति तो नहीं सर है। आपने क्लियर कर दिया कि जो भी यूनिवर्सिटी की आप डिटेल्स दोगे, आप बताओगे कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, तो सारा प्रोसेस आपने बताया किस तरीके से आप चेक कर सकते हो अप्रूव्ड है या नहीं है, कितना टाइम उनको हो गया है। तो कोई यहाँ पर मतलब कुछ चोरी चकारी वाली तो बात रही नहीं है फिर भी। हाँ नहीं, फिर भी अगर आपके दिमाग में डाउट रहता है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है, तो आप जाओ फिजिकली विजिट कर लो, आप चले जाओ फिजिकली, आपका एक घूमना भी हो जाएगा, आप लो 2 दिन की छुट्टी, आप चले जाओ आप घूमने, उस बहाने से आप घूम भी आओगे, और आप जो है फिजिकली जाके आप साइट जो आपकी वो है यूनिवर्सिटी है उसको भी जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा वो नहीं है, तो हम सब तरह की छूट दे रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा वो चल ही नहीं रहा है कि नहीं हम आपको बोल देंगे कि नहीं आप यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको नहीं दे सकते, एड्रेस नहीं दे सकते, तो वो सब कुछ नहीं है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमारी रेगुलर वीडियो आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं आप आपके थ्रू हम ले सकते हैं, तो फिर आंख बंद करो और एडमिशन लो और पढ़ाई करो, और 3 साल बाद अपनी डिग्री लो, और उसके बाद में अपनी कंपनी के अंदर प्रमोशन पाओ। ठीक है सर, जो प्रोसेस आपने बताया, जो प्रॉब्लम एक जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको जो झेलनी पड़ती है साइट पर, अब जो भी डिप्लोमा होल्डर अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं उनको बीटेक वहाँ पर करनी है, तो क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हमने बात की है आपसे। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस के बारे में और भी डीपली हमसे बात कर सकते हैं और अपने करियर में ग्रोथ आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।